नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समझ लेके आ गए 26 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। देखिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि यूपीएससी का कंप्लीट यूपीएससी 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप हमारा चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग जो है इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं 8564000530 9696060608 पर। ठीक, हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स जो हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पे ओनली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज और ओनली यूपीएससी लिखेंगे तो यूपीएससी डेडिकेटेड चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, हमारे जो आज के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में से आ सकते हैं वो है शंकराचार्य टेम्पल, पूरी चीज़ देखेंगे। ई श्रम पोर्टल, ईपीएफओ एग्जाम जो भी आने वाला उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हवाना सिंड्रोम, ये हम लोगों ने पीछे 4-5 महीने पहले इसको पढ़ा था, आज फिर से एक बार रिवीजन सा करेंगे। बार बार न्यूज़ में जो चीज़ें आती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। जन शिक्षण संस्थान, ठीक, ये किससे संबंधित है, क्या इसका मेन वो है, अगर इसके नाम से आप लोग बिल्कुल भी गुमराह मत होइएगा, कुछ और मतलब है इसका, तो वो चीज़ जानना जरूरी, जानेंगे। और क्राइटेरिया क्या है, ठीक, मानदंड क्या है किसी कंपनी को एक निधि कंपनी बनने के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दिवस है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप यूज़ कर सकते हैं विमेन इक्वलिटी डे। ये तो खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि महिला समानता दिवस होना चाहिए, 26 अगस्त को होता है। और ये वाली चीज़ आप जो है एसए में और खुद में भी ये क्वेश्चन यूपीएससी में या फिर अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में और आपका मेंस में भी पूछा सकता है। ठीक, पहला जो हमारा टॉपिक था शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य कौन थे? आदि शंकराचार्य जो थे ये एक हमारे जो है हिंदुओं में एक जो है प्रीस्ट थे, जो कि जिन्होंने जो है 4 धाम वाली बात आपने देखा होगा, जिसको पुरी, आपका द्वारका, ठीक, और एक जो है आपका और बाकी के 2 जो है उनको आपको बताना है। इसमें कई लोग जो है रामेश्वरम बोलते हैं, रामेश्वरम नहीं है, तो इसलिए मैं आपको जो है एक हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, एक शिव भगवान जी का मंदिर है आपका श्रीनगर में। ठीक, और यहाँ पे शंकराचार्य जी ने विजिट किया था, इसलिए इसको शंकराचार्य मंदिर भी बोलते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है कि होली सिल्वर मेस, जो एक जो है आपका भगवान शिव की पवित्र चांदी की का जो गद्दा है, उसको छड़ी मुबारक पर, ठीक है, छड़ी मुबारक पर जो है लेके जाया गया, वॉज टेकन टू द हिस्टोरिक टाइम, मतलब यहाँ पर शंकराचार्य वाले टेम्पल पर, ठीक, समझा गया, जो कि श्रीनगर में। अब इसके बारे में जाने थोड़ी चीज़ें, फैक्ट्स जो है वो देख लेते हैं। इसका दूसरा नाम जैतेश्वर टेम्पल भी है। ठीक, ये शंकराचार्य हिल पर ही स्थित है, ये वाला टेम्पल, जो कि जबरवान रेंज जो श्रीनगर में है, जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पाया जाता है। रेंज मतलब माउंटेन, पहाड़ी है ये। ठीक, उसमें जो हिल कौन सा है, ये आपका शंकराचार्य हिल है। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। 1000 फीट जो है 300 मीटर करीबन जो है ये हाइट पर है। और इससे जो है वैली फ्लोर जो है आप देख सकते हो, श्रीनगर जो पूरा दिखता है यहाँ से। ठीक, श्रीनगर की जो वैली है, और ये करीबन 200 BC में, बिफोर क्राइस्ट जो है ये माना जाता है, एक टेम्पल जो स्ट्रक्चर बनाया गया था। हालांकि जो अभी स्ट्रक्चर हम देखते हैं, अभी इसका फोटो नीचे दिया गया है, वो 9th सेंचुरी AD का है। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी ने जो है विजिट किया था, जो कि डुअलिज्म यानी कि अद्वैत की बात करते हैं, या फिर मोनिज्म या फिर द्वैत की बात करते हैं। बताइए, अभी मैंने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही पूछा था, कई लोगों ने कमेंट नहीं किया इस पर। ठीक, तो आदि शंकराचार्य जी ने इसको विजिट किया था यहाँ पे टेम्पल को, इसीलिए इसका नाम शंकराचार्य रख दिया गया है। और ये बुद्धिस्ट समाज में भी, जो बुद्धा जो है उसको फॉलो करते हैं, उसमें भी काफ़ी पवित्र माना जाता है। इसमें 243 जो है सीढ़ियाँ हैं और 8-10 सीढ़ियाँ और भी हैं टेम्पल हॉल में जाने के लिए। यहाँ के जो पंडित हैं आनंद कौल जी, इन्होंने बताया कि इसको सबसे पहले जो है हिंदू किंग थे सांडीमान, उन्होंने बनवाया था। और ये जिन्होंने सांडीमान ने जो है 2629 से 2564 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, जो अभी चल रहा है ये AD है। ठीक, AD से आप पीछे हो गए, 0 और 0 से पीछे जाके बात हो रही है, तो मतलब अभी से अगर देखा जाए तो 4600 साल पहले की बात हो रही है, तब बनवाया गया था। और ये रिपेयर कराया गया था किंग गोपादित्य के द्वारा 426 से 365 BC वाले, और फिर किंग ललितादित्य ने इसको जो है फिर से रिपेयर कराया था। और जैनुल अबिदीन ये जो थे, इन्होंने इसकी छत जो है अर्थक्वेक में एक बार टूट गई थी, उसको जो है रिपेयर करवाया था। शेख गुलाम मोइनुद्दीन जो थे, सिख के गवर्नर थे, उन्होंने भी इसको डोम जो है रिपेयर कराया। तो देख रहे हो, मतलब सभी लोग, सभी समुदाय लोग भी जो है इस टेम्पल को रिपेयर कराते रहे टाइम टू टाइम। ठीक, इसका वास्तुकला और डिज़ाइन देखा जाए तो 20 फुट टॉल जो है इसका ऑक्टोगोनल ये है। देखिए जो ये जमीन, जो इसका रॉक है वो ऑक्टोगोनल शेप का, मतलब 8 इसकी ऐसे भुजाएं हैं।
साइड्स हैं। ऊपर जो है ये स्क्वायर शेप में है, ठीक, स्क्वायर शेप में ये दो देखिए पिलर बने हुए हैं, इसके थ्रू आप ऐसे जाते हो यहाँ पर। और 20 फुट जो है लंबा ये बनाया गया है, 20 फुट ऊंचा जो है आपका ये टेम्पल है। और स्क्वायर ट्रायंगल यहीं से स्टेयरकेस जाता है, डार्क चैम्बर और सारी चीज़ें हैं। और इसमें लिंग जो बना हुआ है, जो लिंग होता है उस पर जो है सांप लिपटा हुआ है, ये इस पर अंदर जाके आप देखते हैं, ठीक, शिवलिंग होगा ये वाली चीज़ है। अगला जो हमारा पोर्टल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये EPFO एग्ज़ाम के लिए भी। वैसे बताया था ई श्रम पोर्टल जो है लॉन्च किया जाना है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये संबंधित है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, यानी कि असंगठित सेक्टर के वर्कर से, ठीक, असंगठित सेक्टर के वर्कर से। असंगठित सेक्टर के वर्कर जो होते हैं वो होते हैं जहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई फर्म एंटरप्राइज जहाँ पर 10 लोग ना काम कर रहे हों, और जिन जो वर्कर्स को, श्रमिकों को कोई भी सोशल सिक्योरिटी वाली सुविधाएं ना हो, जैसे कि पेंशन, जैसे कि इंश्योरेंस, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, ये सब कुछ नहीं है। कभी भी उनको रखा जाता है, कभी भी निकाला जाता है। वेजेस जो है मिनिमम वेजेस नहीं मिलते हैं, बहुत ही कम वेजेस मिलते हैं। ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। इनका पंजीकरण भी कई बार जो है गवर्नमेंट में कंपनी की तरह या फिर फर्म की तरह नहीं होती है, चाहे तो MSME या फिर कंपनी में, ठीक। तो यहाँ पे भूपेंद्र यादव जो हमारे मिनिस्टर हैं लेबर के, उन्होंने बोला कि इन्होंने लॉन्च किया लोगो ई श्रम पोर्टल को। फिर से बता दे रहा हूँ, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए, ठीक। ये जो ई श्रम पोर्टल है, इसमें करीबन 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर जो है, श्रमिक जो है, इसमें रजिस्टर पंजीकरण इनका कराया जाएगा। जो कौन कौन, जैसे कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स हैं, ठीक, मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट है, रेडी पटरी वाले हैं, घरेलू कामगार हैं, इन सबको इसमें 12 डिजिट का यूनिक नंबर मिलेगा। किसमें? आपका ई श्रम कार्ड बनेगा जब आप पंजीकरण कराओगे इस पोर्टल पे श्रमिक, तो 12 डिजिट का यूनिक नंबर का आपको एक नंबर मिल जाएगा, जिसके जरिए जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो अब असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को भी प्रोवाइड की जाएगी। दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, ठीक। और मतलब इसमें आसानी भी होगी, ज़्यादा करप्शन भी कम हो जाएगा इसमें, ठीक। और इसमें वैसे तो गवर्नमेंट को पहले लॉन्च करना था, तो वो डेडलाइन जो है मिस हो गया, याला पोर्टल नहीं लॉन्च कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी और फिर अब जो है फाइनली किया जा रहा है। पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीकरण कैसे होगा मेरे भैया, ये तो बता दो। देखिए यहाँ पर जो लेबर मिनिस्ट्री है, साथ ही साथ वो राज्य की जो गवर्नमेंट है, ट्रेड यूनियन है, कॉमन सर्विस सेंटर हैं, इन सब की मदद से, कोऑर्डिनेशन से, समन्वय के थ्रू जो है पंजीकरण कराया जाएगा। इसमें जागरूकता यहाँ पे अभियान भी चलाए जाएंगे पूरे देश में। साथ ही साथ पोर्टल को जो है रजिस्ट्रेशन जिस दिन से लॉन्च होगा उसी दिन से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिकों के द्वारा, ठीक। एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 14-43-4 या फिर 144-34 नाम से है, ऐसे याद कर सकते हो आप। इस नंबर पर डायल करके जो वर्कर्स हैं वो अपनी जो भी शिकायतें हैं या फिर कोई हेल्प चाहते हैं तो वो बिल्कुल ले सकते हैं। और इसके अलावा कैसे पंजीकरण करेंगे भैया? आधार कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल दे दो, ठीक। और साथ ही साथ कुछ डिटेल और भी ली जाएंगी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, होम टाउन कहाँ के रहने वाले, मोबाइल नंबर और सोशल कैटेगरी, ठीक। ये सारी चीज़ें देने के बाद आपका जो है पंजीकरण हो जाएगा। 12 डिजिट का जो है या श्रम कार्ड मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है, ये हम लोग 2-3 महीने पहले कर चुके हैं, मुझे जैसा याद आ रहा, फिर से आज रिवीजन कर लेते हैं। हवाना सिंड्रोम की बात हो रही है। अभी क्या हुआ, वाइस प्रेसिडेंट जो कमला हैरिस हैं आपकी USA की, वो सिंगापुर गई हुई थी। सिंगापुर से ये वियतनाम गई और वहाँ पे इनकी जो है 3 घंटे इनकी जो है देर हो गया इनको वहाँ पहुँचने में, क्योंकि ये कहा गया है कि कुछ एनोमलस ये हेल्थ इंसिडेंट होता है आपका हवाना सिंड्रोम का, ये हनोई में हुआ था। हनोई जो है आपका वियतनाम में है, तो ये हवाना सिंड्रोम की वजह से इनकी ट्रिप जो है वो लेट हो गई 3 घंटे। तो ये बताया गया। अब हवाना सिंड्रोम है क्या? देखिए, ये कहा जाता है हवाना, पहली बात तो मैंने आप लोग को मैप में पढ़ाया भी है, ये क्यूबा जो आपकी अटलांटिक ओशन में जो एक छोटा सा टापू है या फिर आइलैंड नेशन है, उसकी राजधानी। और ये हमेशा से जो है अमेरिका के खिलाफ रहा है। अमेरिका हमेशा पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट की बात करता रहा, और क्यूबा जो है आपका USSR को फॉलो करते हुए ये भी जो है कम्युनिज्म की बात करता रहा, इसकी नाक के नीचे, ठीक। कई सारे जो है वो भी हुए, लेकिन फिदल कास्ट्रो नाम आपने सुना होगा, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी USA से और हमेशा उनके खिलाफ रहे। अब क्या है कि अब काफ़ी मतलब जो है इनके जो वहाँ पर एम्बेसी है USA की क्यूबा में, तो वहाँ पे देखा गया जो लोग एम्बेसी में रहते थे, डिप्लोमेट्स, उनको कई सारे जो है अजीब सी चीज़ें होती थी। कुछ तो सडन रेज होती थी, जैसे बीमार, मतलब आपका जो है नौशिया होना, जो है आपका चक्कर आ जाना, या इस तरीके की फटीग रहना। कुछ जो है क्रोनिक हो गई, मतलब कि वो बनी ही रहती थी हर समय। तो इस चीज़ को कई सारे जो है वो किया गया कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लफड़ा है, क्या बात है कि वहाँ पे लोग जो भी काम करते हैं उनको दिक्कत ऐसी क्यों हो रही है। तो कई लोगों ने बोला कि पता नहीं क्यों ऐसा हो सकता है कि भैया बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है इन लोग को, तो इसलिए जो है इन लोग को ये सारी चीज़ें हो रही। कई लोगों ने ये भी बोला कि क्यूबा चूंकि उसके जो है हिस्ट्री ठीक नहीं है USA के खिलाफ, तो उन्होंने रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो है इनके ऊपर बौछार करते हैं यहाँ पर जहाँ पे लोग रहते हैं, जिसकी वजह से, जिसके नेगेटिव इफेक्ट की वजह से इन लोग के अंदर ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। तो कुल मिला के जो है हवाना में ये चीज़ वहाँ के
जो यूएसए के डिप्लोमेट्स या फिर जो भी लोग काम करते हैं एम्बेसी में, उनके साथ में चली चीज़ें हुई। इस तरीके की डिजीज़ का नाम इन्होंने यहाँ पे हवाना सिंड्रोम ही रख दिया। हालांकि ये चीज़ें जो है कनाडा के जो लोग काम कर रहे हैं आपके हवाना में, उनको भी देखा गया। बाहर भी कई लोग जो गए यूएसए के हवाना, क्यूबा को छोड़ के और भी जगह, उनमें भी ये वाली चीज़ें देखी गई। तो कई सारे जो ये लोग थे, एम्प्लॉयज़ थे यूएसए के, जो इल होने लगे हवाना क्यूबा में, तो उनको उनके नाम से ये हवाना सिंड्रोम का नाम रख दिया गया। ठीक, पूरी बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें जो है कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। और ये वही चीज़ है, यूएसए वाली हवाना में बीमार पड़ने लगे, उसकी वजह से हुआ। इसमें इनको अजीब से जो है आवाज़ें सुनाई देती हैं, ये भी समझो कि अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है ना, तो ऐसे बड़ी होती जाती है ऐसे करके, तो जो है इनसे टकराती तो हो सकता है उसकी वेव्स इनको सुनाई देती है। और फिजिकल सेंसेशन पूरे शरीर में अजीब सा होता रहता है। साथ ही साथ डिजीनेस, स्लीप, हमेशा नींद सी आती रहती है, हेयरिंग लॉस हो जाता है, सुनाई नहीं देता है। ये सारी चीज़ें कुछ तो इसमें सडन रहती हैं, और कुछ जो है ये सिम्टम 2016 से देखे आ रहे हैं। ठीक, सडन जो रहती है नौशिया, विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाना, मेमोरी जो है ढंग से याद बांधे रहना, कुछ जो है बनी ही रहती हैं कई बार महीनों हफ्तों, और ये सब की सर में दर्द बना रहना, डिप्रेशन, इम्पेयर्ड बैलेंस हो जाना, सही से खड़े नहीं हो पाते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी की एक थ्योरी बताई गई कि रेडियो फ्रिक्वेंसी बौछार यहाँ पे की जाती थी क्यूबा के द्वारा, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। 200 यूएस ऑफिशियल जो है इसमें बीमार पड़े थे, कैनेडियंस को भी होता है ऐसा बोला गया है। और इसमें जो है इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो गई जो लोग काम करते थे। हालांकि यहाँ पे अमेरिका ने हवाना सिंड्रोम को कैसे प्रतिक्रिया दी है, कई लोग बोलते हैं कि पता नहीं, इसका कुछ भी उनको नहीं पता चला। FBI ने, कई सारे लोगों ने स्टडी करा, बट किसी कंक्लूसिव निष्कर्ष पे नहीं पहुँच पाए। कई लोगों ने ये भी बोला कि काफ़ी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में काम करते हैं, तो मनोवैज्ञानिक जो है बीमारी भी ये हो सकती है। ठीक, खुद से मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर और या फिर ये सब हो रहा है। और दिसंबर 2020 में, हाँ तब हम लोग ने ये करा था, दिसंबर में किया था, सोचिए मुझे याद आ रहा है अभी थे। तो ये है कि नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंसेज जो है उन्होंने कहा कि डायरेक्ट एनर्जी बीम जो है हो सकता है कि इसका एक मुख्य कारण हो हवाना सिंड्रोम का। ठीक, ये चीज़ है निर्देशित ऊर्जा बीम। और ये फ्यूचर एपिसोड इन्होंने कहा है कि हो सकता है आगे भी ऐसा होता रहे, तो हमें कुछ ना कुछ जो है इससे निपटने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और साथ ही साथ जो है कई सारे जो है यूएस के जो डिप्लोमेट्स हैं दुनिया में काम करते हैं, उनको इस ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए भी हमें सक्षम आगे बनाना होगा। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जन शिक्षण संस्थान से संबंधित है। पहले ही बता दूं कि ये स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है, ध्यान रखना, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। किनका? जो ऐसी जगहों पे रहती हैं जो कि बहुत ही रिमोट कॉर्नर्स में रहते हैं, मतलब पूरे जंगल में रह रहे हैं, तो उन तक कैसे जो है कौशल को पहुंचाया जाए उसी के लिए। और जो लोग बहुत ही गरीब हैं, पूरेस्ट ऑफ द पुअर है, मतलब अंत्योदय वाली जो चीज़ है, उन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसी के लिए ये स्कीम चलाई गई, जन शिक्षण संस्थान। ठीक, ये स्कूल से संबंधित नहीं है, ये हाई स्कूल से संबंधित नहीं है, ये हाई एजुकेशन से संबंधित नहीं है, ये स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। पूरी देश की स्कीम है और ये 1960s में चालू हुई थी। ठीक, तो ऐसा नहीं कि अभी की स्कीम है, ये पुरानी स्कीम है काफ़ी। तो अब यहाँ पे सिंपल सी ये चीज़ हुई है कि आपका केरला में क्या हुआ है कि नीलांबर जंगल है, वहाँ पे ट्राइबल हैमलेट्स जो है, बस्तियाँ जो हैं, वहाँ पर जन शिक्षण संस्थान के अंतर्गत हाई स्पीड इंटरनेट पहुँचाएगा। बस इतना है। जन शिक्षण संस्थान का मकसद वही है, स्किल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जंगल में जो हाई स्पीड इंटरनेट दिया जा रहा है, बस इसकी वजह से न्यूज़ में था, तो हम लोग जन शिक्षण संस्थान भी पढ़ लेंगे कि भैया होता क्या। अब ये केरला में है याला जंगल, नीलांबर जंगल, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे ये लोग ने ये भी कहा है कि भैया हम इंटरनेट तो देते हैं बहुत ही तेज़ी वाला, 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला, और 100 MBPS की स्पीड भी दे देता है ये, और 100 किलोमीटर तक हम जो है किसी भी ट्रांसमिशन लॉस के दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि ये रेड कॉरिडोर वाला, मतलब कि नक्सलाइट एरिया भी है, तो हम लोग ये भी देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि जो हमारे नक्सल्स हैं वो भी भैया इसका दुरुपयोग कर लें। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और ये रिमोट एरियाज़ में इतनी ज़्यादा स्पीड का इंटरनेट मिल पा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो ये यहाँ पर ये कह रहा है चुनौतियाँ क्या है। देखिए, इसमें इन्होंने कहा है कि हम जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, हम उसको मॉनिटर भी करते हैं, निगरानी भी करते हैं, क्योंकि मॉइस्ट एरिया है आपका जो है नक्सलवाद और ये सब भी यहाँ पे, तो हम देखते रहते हैं भैया ऐसा तो नहीं कि गलत इसका उपयोग हो रहा है। जिनके लिए दिया जा रहा है उन्हीं को ही मिले खाली, और इसका बेस स्टेशन वही नीलांबर में किया गया है। और किसने प्रोवाइड किया है? BSNL और रेल नेट ने दिया है, इसको प्रोवाइड कराया है। वाईफाई, बैटरी बैकअप भी यहाँ पे सोलर एनर्जी के थ्रू दिया जाता है। ठीक, तो आप देखो रिन्यूएबल एनर्जी देख रहे हो, कहीं पर भी जाकर जहाँ पे सूरज की किरणें पहुँचती हैं वहाँ पर आप एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो। ये एक इसका जो है बेनिफिट है। जन शिक्षण संस्थान, इसके बारे में जान लेते हैं भैया बैकग्राउंड क्या चीज़ है। ये एक स्किल डेवलपमेंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, और इसका पहले नाम था श्रमिक विद्यापीठ। ठीक, और ये कई सारे जो नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है, उनकी मदद के से, मतलब उनके मदद के साथ में इम्प्लीमेंट किया जाता रहा है हमारे देश में मार्च 1967 से।
और जन शिक्षण संस्थान का इसका नाम जो है 2000 में रखा गया था। और ये स्कीम अब जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के अंतर्गत आती है, पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती थी। 2018 में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ गई वाली स्कीम जन शिक्षण संस्थान। फिर से बोल रहा हूँ, क्यों इतनी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक, तो ये स्किल डेवलपमेंट से है और स्कीम जो प्रोवाइड करती है भैया वोकेशनल स्किल प्रोवाइड करती है। वोकेशनल स्किल का मतलब होता है ऐसा कौशल प्रोवाइड करो जिससे कि आपको व्यवसाय करने में आसानी हो, जैसे कि आपका कारपेंट्री, जैसे बढ़ईगिरी है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके की स्किल दी जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाला काम कराने को कहते हैं, प्लम्बिंग का काम कराने को, मतलब जिससे व्यवसाय आपको मिल सके। किसको दिया जाएगा? जो पढ़े लिखे नहीं है या फिर कम पढ़े लिखे हैं, 8वीं कक्षा तक पढ़े हुए या फिर स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, 12वीं कक्षा तक पढ़े हुए, 15 से 45 साल के बीच में एज है, तो आप जन शिक्षण संस्थान के अंतर्गत जो है आपको स्किल डेवलपमेंट मिल सकता है। इसमें जो प्राथमिकता दी जाती है, ऐसे समूह कौन से हैं? ह्यूमन, SC, ST, माइनॉरिटीज और बैकवर्ड सेक्शंस जो है। और इसका मेन जो है उद्देश्य ये है कि JSS के जरिए हमें स्किल को पहुंचाना है गरीब से गरीब लोगों तक, जो ऐसे एरियाज में जहां पर और भी जो है स्किल डेवलपमेंट वाली स्कीमें नहीं पहुंच पाई हैं। इसलिए NGO का जो है इसमें जो है साथ होना, सहयोग होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अगला टॉपिक हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बताएगा कि भैया किसी कंपनी को निधि कंपनी बोलना है अगर, तो उसके लिए क्या मानदंड होंगे ये समझना। निधि का वैसे मतलब जो लिटरल मीनिंग होता है वो कंपनी ही होता है। ठीक, तो ये चीज़ है। निधि का मतलब वो फंड नहीं हुआ कि अरे आओ निधि दे दें, फंड दे दें, वो फंड वाली चीज़ नहीं है। ठीक, और जो सेंटर है उसने बताया कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं 348 कंपनियां जो कि निधि कंपनी बनने के लिए लायक नहीं, क्योंकि उन्होंने मानदंड पूरे नहीं कर पाए, जो कि हमें कंपनीज एक्ट 2013 और निधि रूल्स 2014 के अंतर्गत दिए गए हैं मानदंड, उनको पूरा नहीं कर पाए। इन दोनों को ही जो मानदंड दिए गए हैं, क्राइटेरिया, उनको पूरा करने के उपरांत ही किसी कंपनी को निधि कंपनी बोला जा सकता है। ठीक, अब देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले भी निधि कंपनी में पढ़ा चुका हूं, मुझे याद है, जो लोग शुरुआत से जुड़े हुए हैं हमारे साथ दिसंबर के बाद से। निधि कंपनी में होता क्या है, ये ऐसा है कि आप मान लीजिए इसमें 100 या चलो छोटा करते हैं 10 दोस्त थे, 10 दोस्तों ने पैसा जो है इसमें गुल्लक में डाला इस कंपनी में, और इसी में जैसे मान लीजिए 10 ने पैसे डाल दिए। अब किसी एक को मान लीजिए जो है मिस्टर बी को जो है इसमें पैसा चाहिए, तो यहाँ पे उसको पैसा मिल गया, कुछ उससे जो है ब्याज व्याज लिया जाएगा और फिर वो वापस पैसा इसमें फिर से डाल देगा। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट होता है। ठीक है ना, सबका आपसी जो है लेन देन इसमें रहता है, किसी भी यहाँ से बाहर वाले को नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखना, इस कंपनी के द्वारा सिर्फ इसके मेंबर्स में ही पैसे का लेन देन होता है, आपस में पैसा जोड़ते हैं और फिर इसको जो है पैसा इसी में के ही मेंबर्स को दिया जाता है। एकदम क्लियर है। लेकिन इसको जो है आपका ये कंपनी है, इसको रजिस्टर आपको कराना पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत, जिसमें सेक्शन 406 ये कहता है कि ये एक ऐसी टाइप की कंपनी है जो कि इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर। अब देखो बैंक तो है नहीं है कोई, ठीक, लेकिन फाइनेंस आपस में तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ना, वित्त मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। कभी जब पैसा होता है तब डालते भी हैं, जब जरूरत होती है तो लेते भी हैं। तो ये आपको सेक्शन 406 के अंतर्गत, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत इसको ये मान्यता दी गई है। इसका जो कोर बिजनेस है, व्यवसाय है, वो है बोरोइंग करना और लेंडिंग करना, मतलब आप जो है उधार लो और ऋण दो। ठीक है, और इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, बेनिफिट फंड, म्यूचुअल बेनिफिट फंड। ठीक है, कई सारे नाम है इसके। और इसको जो है रेगुलेट कौन करता है, ध्यान से सुनना, इस निधि कंपनी को रेगुलेट करता है, क्योंकि ये कंपनी है। तो जैसे बाकी कंपनियों को जो भी कंपनी एक्ट 2013 या 19 के अंतर्गत जो होते हैं रजिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा किया था, तो निधि कंपनी को भी जो विनियमित किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा ही किया जाता है। और यही बताता है भैया कि किस तरीके से डिपॉजिट लेना है, पैसा वैसा लेना है तो कैसे, हम बताएंगे किस निर्देश के अनुसार ही आप डिपॉजिट ले सकते हैं। बात समझ में आई। दूसरी बात यह है कि हाउएवर इन रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट दीज कंपनीज डील विद देयर शेयर होल्डर्स मेंबर ओनली, सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स, मान लीजिए किसी ने निधि कंपनी बनाई 100 रुपए की, तो 10 लोग थे, तो 10 लोगों ने जो है 10-10 रुपए मिलाए, तो इसी ये सब शेयर होल्डर है इस कंपनी के, जिन्होंने 10-10 रुपए मिलाए हैं। और ये जो है पेड कैपिटल, यहां पे भी वैसे एक बताऊंगा क्राइटेरिया क्या होता है, तो इसको पेड कैपिटल बोलते हैं। जो शेयर होल्डर शुरुआत के थे उन्होंने जो पैसे लगाए इसको पेड कैपिटल बोला जाता है शेयर होल्डर बनने के लिए, और सिर्फ मेंबर्स के बीच में ही पैसे का लेन देन रहता है। ठीक, निधि का मतलब होता है कंपनी, और इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि लोगों में विकास किया जाए, मितव्ययता और आरक्षित निधियों की उनके मेंबर्स के जरिए, हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड रिजर्व फंड्स अमंग्स इट्स मेंबर ओनली, कि उनको डिपॉजिट मिल सके और लेंड भी कर सकें आपस में मेंबर्स को, ताकि उनका जो है आपसी पारस्परिक लाभ हो सके, म्यूचुअल बेनिफिट हो सके। निधि कंपनी रूल जो है ये गवर्न किए जाते हैं निधि रूल 2014 के अंतर्गत, और ये सिर्फ एक पब्लिक लिमिटेड
कंपनी के मतलब इसी आधार पे इनकॉर्पोरेट हो सकती है, मतलब सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी ही बनेगी ये, ठीक। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बनेगी। और इसके जो दो सेट ऑफ नॉर्म्स हैं जो कि इसको पूरा करना पड़ता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, एक तो कंपनीज एक्ट 2013 वाला और दूसरा निधि रूल 2014 वाला, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक। अब क्राइटेरिया क्या है, अगर निधि कंपनी आपको बनानी है तो क्राइटेरिया को जो मानदंड है वो क्या है समझ लेते हैं। एक तो आपको भैया जो प्रत्यय है यानी कि सफिक्स है निधि लिमिटेड जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपने नाम रखा ABC, ठीक, ABC निधि लिमिटेड, ये नाम जोड़ना पड़ेगा ताकि पता चले हाँ भैया निधि वाली चीज है, ठीक। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेफरेंस शेयर आप इशू नहीं कर सकते। मान लीजिए ये कंपनी जो एक्ट आया था 2013 वाला कंपनीज एक्ट या रूल्स जो है निधि रूल्स 2014, उसके पहले किसी कंपनी ने, निधि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, अधिमानी शेयर, तो वो भी वापस करने पड़ेंगे, ठीक। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। और जो लोग पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको तो मैंने बताया हुआ है EPFO वाले में, तो उनको तो जरूर कमेंट करना चाहिए। अगला यह है कि भैया किसी भी माइनर को, अवयस्क किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या फिर ट्रस्ट को, न्यास को आप एज ए मेंबर नहीं जोड़ सकते। इसमें इंडिविजुअल्स ही रहेंगे, समझ में आई बात, और वो भी मतलब अवयस्क होने चाहिए। इसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, जैसे मैंने आप लोग बताया था ना कि 100 रुपए की निधि कंपनी खोली, 10 लोगों ने तो 10 रुपए दिए, तो इसको पेड कैपिटल बोलते हैं। तो इसमें कम से कम 5 लाख रुपए का मिनिमम पेड कैपिटल, शेयर कैपिटल तो होना ही चाहिए। और साथ ही साथ कंपनी जरूरी है कि सार्वजनिक कंपनी ही हो, ठीक। तो ये चीज़ कैसे समझ में आ गई, अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करके जोड़िए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 26 अगस्त को जो हमारा क्वेश्चन है डेली, जो UPSC का हमारा मेंस GS आंसर राइटिंग का होता है, क्वेश्चन नंबर 98 है और जल्दी हम लोग चाहते पूरा करेंगे 2 दिन बाद। तो इसमें देखिए क्या है कि हम लोग से ये पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, संगठित और असंगठित श्रम में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज 150 शब्दों में ही बताना है, ठीक है ना, 150 शब्दों में बताना है। और हम लोग आगे अपने फेवरेट सेक्शन पे जिसका नाम है कॉमन IAS PCS, इसमें प्रीलिम्स से क्वेश्चन किस तरीके से हमें पूरे करने चाहिए सही से, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स और एलिमिनेशन मेथड लगता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए पंजशीर वैली जो कि अफगानिस्तान में है, ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। UPSC डायरेक्टली पूछ लेगा, ये न्यूज़ में थी, बताइए मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये अलग कहाँ पे है। जैसे स्वात वैली इसने पहले पूछा था UPSC ने 2015 में शायद पूछा था, तो वैसे पंजशीर वैली काफ़ी न्यूज़ में है, अफगानिस्तान में, करेक्ट, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके संबंधित और जो कथन दिए गए उसमें कौन कौन से करेक्ट नहीं बताना है। देखिए उत्तर मध्य या फिर जो है नॉर्थ सेंट्रल अफगानिस्तान में वैली पाई जाती है, हिंदू कुश माउंटेन रेंज के पास में। तो ये वाला मैपिंग आप लोग को करने पड़ेगा, क्या स्टेटमेंट सही है गलत है बताइए। और ये वैली जो है अफगानिस्तान की जो सबसे बड़ी एथनिक ताजिक्स हैं उनका जो है यहाँ पर जो वो लोग यहाँ पर रहते हैं, बिल्कुल ये सही है कि नहीं बताइए। और पंजशीर का अर्थ होता है 5 कुत्ते, तो ये क्या स्टेटमेंट सही है गलत है, देखिए बिल्कुल गलत है। अगर आप देखो इसको, पंज मतलब हो गया आपका 5, ठीक, पंज मतलब 5, और शीर आप इसको शेर से कर सकते हो। शेर क्या होता है, लायन, ध्यान रखना। बाघ क्या होता है, टाइगर। कई लोग टाइगर को जो है वो शेर को जो है टाइगर बोल देते हैं, नहीं, बाघ होता है आपका टाइगर, शेर होता है लायन, ठीक, समझ में आएगा। तो यहाँ पे पंजशीर, वैसे देखिए पंजाब का नाम है पंज यहाँ पे 5 और आब मतलब रिवर, ठीक, ये अरबी भाषा की जो है शब्द है, ठीक है, समझ में आएगा। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप निकाल सकते थे इसमें कि ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पंजशीर मीन्स 5 लायंस। 10वीं सेंचुरी में 5 भाइयों ने जो किंग थे महमूद गजनी, उनको जो है वैली को जो है प्रिवेंट करने के लिए कि फ्लड व्लड ना आए, तो इन्होंने डैम बनाए थे, ठीक, डैम बनाया था ताकि जो है पीपल्स का होम जो है बच जाए, और किंग महमूद गजनी के लिए किया था। इसलिए इन 5 भाइयों को 5 लायन और उसी पे पंजशीर वैली का नाम दिया गया था। तालिबान, अब ये पंजशीर वैली है, इसके आसपास तालिबान आ गया है, क्यों, क्योंकि जो है ये पंजशीर वैली में आपके एंटी तालिबान कमांडर थे अहमद शाह मसूद, ठीक, उनके जो बेटे हैं अहमद मसूद, इन्होंने कहा है कि हम तालिबान को नहीं मानते हैं और हम तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस करेंगे, लड़ाई करेंगे। अगर वो बात करना चाहेंगे तो बात करेंगे, लड़ाई करना चाहेंगे तो लड़ाई करेंगे। तो ये पंजशीर वैली में ऐसा हो रहा है, तो तालिबान इसको घेर रहा है कि हमें कैसे तुमने चुनौती दे दी, हम तो यहाँ के बादशाह हैं, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है। खैर जो चीज़ें यहाँ पर हैं वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई। मैपिंग जरूर करिए प्लीज, ठीक। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, राष्ट्रीय उद्यान जो है, उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सही है आप लोग बताना। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के लोकेटेड है, ठीक। तो क्या स्टेटमेंट सही है। 1973 में बाघ परियोजना के पहल के तहत आने वाला पहला क्षेत्र था, क्या ये स्टेटमेंट एकदम सही है और कि नहीं बताइए। और तीसरा स्टेटमेंट ये कि नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, तो क्या ये सही है कि बिल्कुल सही नहीं है। एक बात बता दें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम था 1936 में इसको जो है बनाया गया था राष्ट्रीय उद्यान, और तब इसका नाम था हेले नेशनल पार्क, और जो है ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है भारत में। और यहाँ पे लिखा हुआ 1936 बनाया गया था। आपका जो ये एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर है, इसको
बचाने के लिए लुप्तप्राय बंगाल टाइगर को, और इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट रखा गया था। क्यों? क्योंकि पहले तो देखो ये बंदा जो था हंटर था, ब्रिटिश ही था, ये ब्रिटिशर था, हंटर था, लेकिन बाद में एक कंजर्वेशनिस्ट बन गया था, संरक्षण करने लगा था। तो इसी ने कहा था भैया राष्ट्रीय उद्यान बनाओ। इसको लगा था यार कि मतलब इनका हमें रक्षा भी करनी चाहिए जानवरों की, तो ये टाइगर के लिए काफ़ी जो है इसने काम किया। तो इन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय उद्यान का नाम बाद में हेले से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दिया गया। ये पार्क जो है उपरोक्त राष्ट्रीय उद्यान में गंगा नदी द्वारा निर्मित पाटली दून घाटी शामिल है। अब देखो कई बार आप लोगों ने सुना होगा देहरादून, ठीक, ये पाटली दून वैली, ठीक, रामगंगा रिवर के द्वारा बनाई जाती है। तो ये होता क्या है, देखो जो आपका एक तो होता है अक्षांश, ठीक है ना, अक्षांश आपके जो है इस तरीके से जो ये बनते हैं, ठीक है, अक्षांश पूरे एक विषुवत रेखा होती है, ये अक्षांश वाले कई सारे रेखाएं, ठीक, आपकी कर्क रेखा है, मकर रेखा है। वैसे ही दूसरी होती है देशांतर, जो ऐसे जो है नॉर्थ साउथ वाली होती है। तो देशांतर जो वैलीज जो है लॉन्जिट्यूडनल बनती हैं, समझना मेरी बात, जो देशांतर वाली वैलीज बन जाती हैं इस तरीके से, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये उल्टा, इसको अगर आप देखो ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये बीच में जो पानी की वजह से जो वैलीज बनी ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो इनको दून्स बोला जाता है, ठीक। इसी तरीके से जो है आपका ये देहरादून भी होता है। अगर इसमें जो है कोई भी आपको जो लगे तो कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। तो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके और सब्सक्राइब करा के जोड़िए, ताकि हमारा जो मिशन है कि लोगों का जो है सिलेक्शन करंट अफेयर का के थ्रू कराया जाए, अच्छे से अच्छे पढ़ाकर वो पूरा हो सके, ठीक। आप लोग फिर से बता दो यूपीएससी का 2021 का जो है कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप हमारा चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 और 9696060688 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम। खूब मेहनत करिए, सिलेक्शन लेकर रहना है, ये इंश्योर करना ही करना है।